भाई, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप भी एकदम बढ़िया होंगे और सीए फाइनल की तैयारी आप बढ़िया जोर शोर से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि इंडिया 32, 109 और 107। अब चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एनी कॉन्ट्रैक्ट विच क्रिएट्स इन बुक्स ऑफ, या तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो बुक एंटिटी की बुक्स में क्रिएट करता है, या तो एंटिटी की बुक्स में क्रिएट करेगा या दूसरी एंटिटी के बुक्स में क्रिएट करेगा। एंटिटी की बुक्स में क्या क्रिएट करता है? फाइनेंशियल असेट। और दूसरी ये एंटिटी में क्या क्रिएट करता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब फाइनेंशियल असेट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल असेट में कौन कौन सी असेट्स आती है? कैश एंड बैंक बैलेंस आपका फाइनेंशियल एसेट है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी, अगर दूसरी एंटिटी की इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है तो वो आपका फाइनेंशियल एसेट होता है। जैसे एग्जांपल करें तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ द अदर एंटिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, जैसे आपके डेटर्स हो गए, बीआर हो गए, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स हो गए, एंटिटी इन्वेस्टमेंट इन प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी, दूसरी एंटिटी के अपने प्रिफरेंस शेयर्स हो गए, कोई लोन आपने किसी को दिया है तो वो आपका हो गया। ये क्या है? ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव केस है, मतलब उनको केस प्राप्त करने का राइट रहता है। दूसरा होता है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनी अदर एंटिटी। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है कि आप उसके बदले में उस दूसरी एंटिटी के आप इक्विटी शेयर्स, यानी उसकी इक्विटी में आप हिस्सा लोगे। तो ये क्या हो गया? कन्वर्टेबल डिबेंचर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गया वन अदर एंटिटी। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच आर पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो कि फेवरेबल है, अनफेवरेबल नहीं, फेवरेबल है टू द एंटिटी, वो भी फाइनेंशियल एसेट माने जाएंगे। अनफेवरेबल है तो वो लाइबिलिटीज हो जाएगी, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हो जाएगी। ऐसी फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर केस, जिसमें क्रेडिटर आ गया, बिल्स पेबल आ गया, रिडीमेबल डिबेंचर्स आ गया इशूड बाय एंटिटी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, लोन आपने किसी से लिया है तो वो आ गया। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अदर फाइनेंशियल एसेट, वो भी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी में आती है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच आर पोटेंशियली अनफेवरेबल, वो आपका अभी मैंने बता ही दिया, वो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी में आता है। और कॉन्ट्रैक्ट टू इशू वेरिएबल नंबर ऑफ ऑन इक्विटी शेयर्स, जहाँ फिक्स की बात होती है वो इक्विटी में चले जाता है, और जहाँ वेरिएबल की बात है कि फिक्स नहीं है, वो आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी में आता है। अब थर्ड आता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विच हैज रेसिडुअल इंटरेस्ट। इक्विटी मतलब जिसका रेजिडुअल इंटरेस्ट है इन द नेट एसेट ऑफ द एंटिटी, मतलब सबका चुकाने के बाद जो बाकी बचा हुआ इंटरेस्ट है, वो नेट एसेट में एंटिटी का, वो आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। एग्जांपल एंटिटीज ओन इक्विटी शेयर्स, ये आपका रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट टू इशू फिक्स नंबर ऑफ ओन इक्विटी शेयर, वेरिएबल करोगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी, फिक्स नंबर ऑफ इश्यू आप करोगे तो वो आपकी इक्विटी मानी जाएगी, यानी कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। नोट की बात करें, if there is any statutory right to receive case or statutory obligation to deliver case, then it will be not classified as financial। मतलब कोई statutory right है ना, और उसके अंतर्गत कोई आपको राइट है या ऑब्लिगेशन है, ठीक है, तो वो आपकी फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगी। स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन है तो, या स्टेटूटरी राइट है तो। लेकिन अगर अगर स्टेटूटरी राइट टू रिसीव केस और स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन है तो वो आपकी फाइनेंशियल असेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगी, जब तक कि वो स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन है। यानी कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होना चाहिए, तभी वो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी रहेगी। किसी लॉ के चक्कर में अगर आपका कोई एसेट है, राइट है या ऑब्लिगेशन है, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होगी। जैसे कि अगर आपका मान लो स्टेटूटरी में आपका आ गया इनकम टैक्स पेबल, जीएसटी पेबल, तो ये फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है। इफ एन एंटिटी इश्यू प्रिफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स और टैक्स ए लोन इन केस ऑफ एनी बोरोइंग बाय द एंटिटी, it needs to be classified the borrowing as a financial liability or financial instrument on the basis of the following features। अगर कोई एंटिटी प्रिफरेंस शेयर या डिबेंचर्स या लोन लेती है, डिबेंचर इशू या प्रिफरेंस शेयर इशू करती है, या डिबेंचर इशू करती है या लोन लेती है, देन उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब बात करते हैं कि ये, अगर इनका फीचर्स ये है, अब इफ इंटरेस्ट डिविडेंड पेबल ऑन सच बोरोइंग इज मैंडेटरी है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अगर इंटरेस्ट पेबल और डिविडेंड, अगर आपको उस पर जो आपने बोरो किया है या शेयर इशू किया है, अगर उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड पेबल है, मैंडेटरी है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। डिस्कस नहीं होगी तो उसको इक्विटी माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको आगे भी काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा। इफ सच बोरोइंग इज रिडीमेबल, अगर वो रिडीमेबल है तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है, रिडीमेबल है तो वो इक्विटी है। इफ सच बोरोइंग इज कन्वर्टेबल इन वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, देन इट इज आल्सो ए फाइनेंशियल लायबिलिटी। और अगर फिक्स नंबर में है तो वो इक्विटी हो जाती है। फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द एंटिटी, अगर वो फिक्स नंबर में भी अगर कंपलसरी कन्वर्टेबल है तो वो इक्विटी हो जाएगी, और कन्वर्टेबल एट ऑप्शन ऑफ द इश्यूअर है, मतलब जो इश्यूअर कर रहा है उसके ऑप्शन पे है तो भी वो इक्विटी होगी। लेकिन अगर वो होल्डर के ऑप्शन पे है कि उसको कन्वर्ट कराना है नहीं कराना है, ये राइट होल्डर का है, तो उस केस में वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। कंपाउंड मतलब वो फाइनेंशियल लायबिलिटी भी हो सकती है, फाइनेंशियल इक्विटी भी हो सकती है। तो अब सर सीएफआई को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके कुछ नियम इस प्रकार है। अगर कोई भी बोरोइंग बाय द एंटिटी हैज मिक्स्ड फीचर ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, देन इट इज नोन एज कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। Also, for clarification purpose, please note that CFI can be possible only from the viewpoint of the entity taking money on the borrowing, that is issuer। ठीक है। From the viewpoint of the investor who is investing in the preference shares, debentures, equity shares of the entity, it will be financial asset only। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमेशा आपकी फाइनेंशियल असेट ही मानी जाएगी।
थर्ड बात करते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम ऑन फाइनेंशियल एसेट इज रिकॉग्नाइज इन पीएनएल। इंटरेस्ट और डिविडेंड एक्सपेंस ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज इन पीएनएल, लेकिन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज रिकॉग्नाइज इन द रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है वो ऑलवेज रिकॉग्नाइज इन द रिटेन्ड अर्निंग्स, और अगर मान लो आपके फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के हमेशा पीएनएल में जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देख लेते हैं कि वो क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है या फाइनेंशियल एसेट है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो थोड़ा सा एग्जांपल जिससे आपको ब्रॉड आइडिया हो जाएगा। तो कैश और बैंक फाइनेंशियल एसेट, टीआर ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बिल्स रिसीवेबल आपके फाइनेंशियल एसेट है। लोन गिवन फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर or preference share of the other entity always financial asset, investment in convertible or irredeemable preference share of the other entity always financial asset है। ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने दिया है तो वो भी फाइनेंशियल एसेट मानी जाएगी। प्रॉपर्टी पीपीई है तो वो ना तो आपकी फाइनेंशियल एसेट है ना ही फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ये कुछ भी नहीं है। मतलब एज पर इंडिया 109 ना तो ये फाइनेंशियल एसेट ना फाइनेंशियल लायबिलिटी ना ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। इन्वेंट्री नहीं है, इंटेंजिबल एसेट कुछ भी नहीं है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, एडवांस गिवन फॉर गुड्स और सर्विसेज ये भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ये भी नहीं है। ट्रेड पेबल्स आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स विद मैंडेटरी इंटरेस्ट के साथ आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। लोन पेबल ऑन कैश, लोन पेबल है इन केस विद इंटरेस्ट, तो यह आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट टेकन फाइनेंशियल लायबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ऑन अनअर्न्ड इनकम ये कुछ भी नहीं है, ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। टैक्स लायबिलिटी और टैक्स रिफंडेबल स्टेटूटरी लायबिलिटी, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट, तो ये इक्विटी है, फाइनेंशियल इक्विटी है। कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट, तो ये फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आ गया। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स डिबेंचर्स विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट, तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी हो सकती है और फाइनेंशियल इक्विटी भी हो सकती है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर विद डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है विद मैंडेटरी इंटरेस्ट, तो वो फिर कंपाउंडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट में आ जाएंगे। कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स विद द मैंडेटरी इंटरेस्ट, फिर वो कंपाउंडिंग फाइनेंशियल कन्वर्टेबल भी है और इंटरेस्ट भी है, मैंडेटरी है, तो दोनों के गुण आ गए फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के। प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर, होल्डर के ऑप्शन पे है तो फिर ये कंपाउंडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया। तो ये हमने एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया लगभग लगभग सभी का कि कौन सी कौन सी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, कौन सी फाइनेंशियल असेट्स है, कौन सी कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब अपन ने ये ब्रॉड ओवरव्यू ले लिया है कि क्या फाइनेंशियल एसेट है, कौन सी फाइनेंशियल लायबिलिटी है, कौन सी इक्विटी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, ठीक है, और कौन सी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। अब हम इसके मेथड देख सकते हैं। मेथड फॉर मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल एसेट्स आप मेजर्ड है या तो आपको अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से आपको उसको मेजर करोगे, या फेयर वैल्यू थ्रू द कंप्रिहेंसिव इनकम मेजर करोगे, या फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव सॉरी या तो आप फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम इसको रिकॉर्ड करेंगे या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल रिकॉर्ड करेंगे यानी कि एफईटीपीएल। अगर इफ इंटेंशन इज टू होल्ड द एसेट टिल मैच्योरिटी, अब अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में आप कब मेजर करोगे, जब आपका ये इंटेंशन है कि ये आप इसको मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखोगे। दैट इज इंटेंशन टू कलेक्ट द ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ऑफ द एसेट, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आपको इसका कलेक्ट करना है, तो उस केस में आप अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड फॉलो करोगे। अगर इफ इंटेंशन टू होल्ड द एसेट फॉर सम टाइम एंड सेल इट बिफोर द मैच्योरिटी, अगर आपका इंटेंशन उसकी मैच्योरिटी तक का रखने का नहीं है तो आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर इंटेंशन टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट टेकिंग बेनिफिट ऑफ द मार्केट प्राइसेस, का आपको लेने का उद्देश्य है कि मार्केट प्राइसेस का जो फ्लक्चुएशन है उसको आप बेनिफिट कर लो और मेच्योरिटी से पहले सेल करने का, तो एफवीओसीआई के थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंटेंशन टू होल्ड द एसेट फॉर ट्रेडिंग पर्पज होंगे, इधर तो क्या था एफवीओसीआई में आप कुछ टाइम के लिए होल्ड रखते हो, लेकिन इधर तो सीधा ही सीधा इंटेंशन क्लियर है कि खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना है, सीधा सा सिंपल सा है, प्रॉफिट गेन का मजा लेना है। तो इंटेंशन तो कलेक्ट द कैश फ्लो फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट ओनली टेकिंग बेनिफिट ऑफ द मार्केट प्राइसेस, ओनली मार्केट प्राइसेस। तो उस केस में ये आपका एफईटीपीएल के थ्रू जाता है। सो द ओनली फॉलोइंग टू फाइनेंशियल एसेट आर शोन एट एफईटीपीएल। तो इस प्रकार दो ही आपकी जो असेट्स हैं वो एफईटीपीएल में जाती है, पहला इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अदर एंटिटी और दूसरा डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि इन्हीं की ट्रेडिंग होती है। तो इन्वेंट्री तो है ही नहीं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, तो दो ही प्रकार की कैटेगरी बचती है जिसमें कि आप इसको एफईटीपीएल के थ्रू करोगे। अदरवाइज अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए रखना है बिफोर मैच्योरिटी के लिए, तो एफईओसीआई आपको फॉलो करना पड़ेगा मेजर के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ द अदर एंटिटी कैन बी शोन एट एफईओसीआई आल्सो, इन दिस केस इट विल बी इररिवोकेबल चॉइस। अगर आपने एफईओसीआई मेथड फॉलो कर लिया है तो वो ही आपका रहेगा। आप ये नहीं कर सकते एक साल मैंने एफईओसीआई कर लिया, अगले साल मैं एफईटीपीएल फॉलो करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार जो आपने चूज कर लिया वही फाइनल है। सेकंड है फाइनेंशियल लायबिलिटी आर जनरली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ओनली। जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज है उसका एक सिंपल रूल है कि आप हमेशा उसको एमसी कोड पे ही आप उसको मेजर करोगे। ये जो एफईटीपीएल एफईओसीआई है ये ओनली किसके लिए है, फाइनेंशियल एसेट्स के लिए है। ओनली टू फाइनेंशियल लायबिलिटी शुड बी मेजर्ड एट एफईटीपीएल। जो दो फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको ही एफईटीपीएल पे करोगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल गारंटी के केस में आप एफईटीपीएल मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया मेथड। अब
ये मेथड होती है। अब हम इनकी डिटेल में चर्चा करते हैं कि अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड क्या होती है, एफवीटीपीएल क्या होता है, एफवीटीओसीआई क्या होता है। अब अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड में क्या होता है? अंडर दिस मेथड एंटिटी डू द अकाउंटिंग एज फॉलोज। एंटिटी सेल इनिशियली रिकॉग्नाइज द फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू बोल तो एडजस्टेड विद द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब फेयर वैल्यू का मतलब क्या? इफ द ट्रांजैक्शन डन एट मार्केट टर्म्स ओनली द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन। उसमें ओनली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अमाउंट रिसीव्ड और गिवन इज कंसीडर्ड एज फेयर वैल्यू। कोई मार्केट टर्म्स हुआ है और इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है, तो आपको अमाउंट रिसीव्ड और कंसिडरेशन आपने या तो लिया होगा या दिया होगा एज ए फेयर वैल्यू, वो आपको मोटाइज कॉस्ट लेना है। इफ ट्रांजैक्शन इज डन एट ऑफ मार्केट टर्म्स, ऑफ मार्केट टर्म्स मतलब मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन सिमिलर इंस्ट्रूमेंट इज गिवन ऑन द क्वेश्चन। अगर सिमिलर टाइप का इंस्ट्रूमेंट अगर आप खरीदते हो तो उसमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, अगर वो आपको दिया हुआ है तो कैलकुलेट द फेयर वैल्यू बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लो बाय यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। मतलब फ्यूचर कैश फ्लो की आपको पीवी निकालनी है और वो जो पीवी जो निकल के आती है वो आपके मोटाइज कॉस्ट होगी। एंटिटी सेल चेंज इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब एंटिटी शेल चार्ज द इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम एट डिस्काउंटिंग रेट ओवर द पीरियड ऑफ द अनवाइंड डिस्काउंट। एंटिटी क्या करेगी? वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी और इंटरेस्ट इनकम चार्ज करेगी एट ए डिस्काउंटिंग रेट। इस वाले केस में, कौन से वाले केस में? आपके इस वाले केस में, ये जो एफ ट्रांजेक्शन डेट एट ऑफ मार्केट रेट में, तो उस केस में क्या करेगी? वो इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम चार्ज करेगी और एट ए डिस्काउंटिंग रेट टू अनवाइंड द डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट को अनवाइंड करने के लिए, पीवी निकालने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल कॉस्ट और फाइनेंस इनकम फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी यूजिंग द अमोर्टाइजेशन टेबल। आपको ये 5 कॉलम की टेबल आपको बनानी पड़ेगी। पहले कॉलम में आपको ईयर लिखना है, फिर दूसरे कॉलम में ओपनिंग बैलेंस लिखना है ऑफ द फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। तीसरे कॉलम में इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग रेट होगा, ये 2 इंटू डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा, जो 2 नंबर में जो अमाउंट आएगी उसका डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा। फोर्थ कॉलम में आपको एक्चुअली कितना अमाउंट पे किया है पर ईयर, वो आपको उसमें आपको लिखना होगा। और फिर आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस एक्चुअल रिपेमेंट, वो माइनस हो जाएगा, तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। डिस्काउंटिंग रेट टू चेंज द इंटरेस्ट ओवर द पीरियड। तो डिस्काउंटिंग रेट क्या लेंगे? जो इंटरेस्ट को चार्ज करने के लिए ओवर द पीरियड। इफ द ट्रांजेक्शन इज डन एट मार्केट टर्म्स देन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, अगर मार्केट टर्म्स में हुआ तो इफेक्टिव इंटरेस्ट ले लेंगे। इफ ट्रांजेक्शन डन एट ऑफ मार्केट रेट देन मार्केट रेट ऑन द सिमिलर इंस्ट्रूमेंट पे क्या मार्केट रेट है वो आप इसमें लोगे। इन दिस केस इफ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन EIR विल आल्सो बी गिवन। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी हुई है तो उस केस में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी आपको दी हुई होगी। हेंस यूज इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट टू अनवाइंड द डिस्काउंट इन सच केस। अब बात कर लेते हैं जनरल एंट्री की, कि साहब जनरल एंट्री अब कैसे होगी। फॉर फाइनेंशियल एसेट एट बिगिनिंग फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक हो जाएगा। एट द ईच ईयर एंड फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल इनकम, अगर आपकी फाइनेंशियल एसेट है तो। फॉर अनवाइंडिंग ऑफ द डिस्काउंट अमाउंट के लिए आपको ये एंट्री हो जाएगी फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल इनकम। दूसरी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट फॉर एक्चुअल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट रिसीव। अगली एंट्री जब ये पैसा आपको मिल जाएगा तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। उतना ये कितने से करेंगे? एक्चुअल पेमेंट आपको रिसीव हुआ है उससे और प्रिंसिपल के इंस्टॉलमेंट में आई। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करें तो एट द बिगिनिंग बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, एट द ईच ईयर एंड फाइनेंशियल कॉस्ट फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक। ये एंट्री अपन करने वाले हैं। Note effective interest rate is the rate at which the PV of the future cash flow from the financial instrument become equals to the net cash flow at the beginning. इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब यह है कि जो आपके फ्यूचर के कैश इनफ्लो है अगर उनको डिस्काउंटिंग करें तो उसकी जो वैल्यू आएगी डिस्काउंटिंग करने के बाद और जो आज उसकी जो वैल्यू है उसके बराबर आ जानी चाहिए, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन जनरली, अदरवाइज कैलकुलेट यूजिंग द ट्रायल एंड एरर मेथड। जैसे कि अपन एनपीवी निकालते थे, वो IRR निकालते थे, सेम वही सिस्टम हम इसमें फॉलो करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंक्लूड्स regulatory fees, charges for the document preparation, document file processing fees, brokerage, upfront fees, etc. It is added to the fair value of the financial asset at initial recognition. It is subtracted from the financial liability at the initial recognition. अगर आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट है तो फाइनेंशियल एसेट में ऐड की जाती है, फाइनेंशियल लायबिलिटी में लेस की जाती है, आपको ये ध्यान रखना। इफ द ट्रांजेक्शन डन, अगर मान लो कोई ट्रांजेक्शन ऑफ मार्केट टर्म्स में हुआ है देन देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव्ड और पेड एट बिगिनिंग एंड फेयर वैल्यू कैलकुलेटेड एट बिगिनिंग। अगर आपने ऑफ मार्केट टर्म्स में अगर आपने ट्रांजेक्शन किया तो उस केस में क्या होगा कि आपका एक डिफरेंस आ सकता है। वो डिफरेंस क्या रहेगा? अमाउंट रिसीव्ड और जो आपने बिगिनिंग में अमाउंट रिसीव किया है या अमाउंट पे किया है वो, और फेयर वैल्यू कैलकुलेटेड एट EIR रेट, जो भी पहले मैं बताया था कि सिंगल ट्रांजेक्शन की रेट निकाल के। अगर वो डिफरेंस रहता है तो उस डिफरेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा? इफ देयर इज एनी स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज इन द ट्रांजेक्शन, अगर जो जिनके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है उनके बीच में अगर कोई स्पेशल रिलेशनशिप है तो उस केस में जैसे क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का हो सकती है। लोन एट कंसेशनल रेट इज गिवन टू द एम्प्लॉय, देन इन दिस केस द डिफरेंस अमाउंट इज चार्ज टू द एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉयर प्रिपेयर स्टाफ कॉस्ट, एम्प्लॉय करेगा एडवांस सैलरी इनकम मानेगा। राइट इट ओवर द पीरियड ऑफ द लोन इन द PNL, और PNL में इसमें ओवर द पीरियड हम इसको राइट ऑफ करेंगे। लेसर और लेसी का रिलेशनशिप है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट गिवन टू द लेसर। लेसी क्या करेगा? राइट टू यूज एसेट इसमें बुक कर देगा प्रीपेड लीज रेंट के रूप में।
वहीं लेसर क्या करेगा, एडवांस लीज इनकम इसको बुक कर देगा और उसको राइट ऑफ कर देगा और द पीरियड ऑफ द लीज। ठीक है। और अगर पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, पेरेंट कंपनी इज प्रोवाइडिंग लोन टू द सब्सिडरी, यानी कि पप्पा प्रोवाइड करा रहा है अपने बेटे को, ये मान लो, तो उस केस में क्या होगा, पेरेंट क्या करेगा, पप्पा क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज को एज ए रिकॉर्ड करेगा। सब्सिडरी क्या करेगी, इक्विटी यानी कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट, यानी कि पापा से कैपिटल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ, यानी कि उसको इक्विटी ट्रीट करेगी सब्सिडरी। ट्रीटमेंट एज पर द इंडिया 27 एंड 1110 इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अगर मान लो सब्सिडरी इज प्रोवाइडिंग लोन टू द पेरेंट, बेटा पापा को लोन दे रहा है, तो उस केस में क्या करेगी, जो सब्सिडरी, बेटा क्या करेगा, उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन मानेगा, पेरेंट क्या मानेगा, उसको डिविडेंड इनकम मानेगा और रिकॉर्डेड इन द रिटेन अर्निंग को रिकॉर्ड कर लेगा। ये तो हो गया अगर स्पेशल रिलेशनशिप हुआ। अदरवाइज आपको क्या करना है, जितना भी डिफरेंस है उसको पीएनएल में ले जाकर राइट ऑफ कर देना है। तो तीन स्पेशल रिलेशन हो गए, कौन से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, लेसी लेसर का और पेरेंट सब्सिडरी का। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का क्या करेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में उसको क्या करेगा, वो जो डिफरेंस आएगा उसको एम्प्लॉय क्या करेगा, प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट मानेगा और द पीरियड उसको इनकम और द पीरियड उसको पीएनएल में ले जाके खत्म कर देगा, लेकिन इंडियस 19 के एम्प्लॉय कॉस्ट के हिसाब से। और अगर मान लो एम्प्लॉय क्या करेगा, उसको एडवांस सैलरी इनकम मान लेगा। लेसर लेसी के केस में क्या करेगा, लेसी राइट ऑफ यूज एसेट्स मान लेगा और लेसी क्या मान लेगा, एडवांस लीज इनकम उसको मान लेगा और उसको भी ओवर द पीरियड उसको राइट ऑफ कर लेगा। पेरेंट सब्सिडरी का मैंने बता दिया, पेरेंट अगर सब्सिडरी को लोन देती है तो वो ये माना जाता है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी अपन ने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया है, और सब्सिडरी ये मानेंगे कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पेरेंट रिसीव्ड हुआ, उसको एज इक्विटी मान लेंगे। लेकिन अगर सब्सिडरी पेरेंट को देती है तो उसमें ये मान लेंगे कि सब्सिडरी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, और पेरेंट ये मानेगा कि अपन को डिविडेंड रिसीव हुआ है, डिविडेंड इनकम आई है और उसको रिटर्न अर्निंग में रिकॉर्ड करेगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका एग्जांपल ले लेते हैं अमोटाइज कॉस्ट का। ट्रांजेक्शन डन एट मार्केट टर्म्स, ए लिमिटेड ने इशू किया 10% डिबेंचर, फेस वैल्यू उसकी 1 लाख है, एट 94,000, उसको 94,000 में उसको इशू कर दिया। इंटरेस्ट इज पेड एनुअली एंड इट विल बी रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द 5 ईयर एट फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोले तो 1 लाख। पास जनरल एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर। गिवन पीवी फैक्टर एट द रेट 12% का है, 0.893 या 0.9797 0.71 13% की रेट से ये आपको पीवी फैक्टर दिए हुए, यानी कि अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर मेथड में इन दोनों की रेट के हिसाब से इसको पीवी करते हैं। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, क्योंकि 1 लाख की फेस वैल्यू 10% है, तो अपन को हर साल 10-10 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट रिसीव होगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। पीवी फैक्टर 12% की दर से आपका निकल के आता है 95,220, और ये 13% की दर से आता है 92,910। लेकिन अपन का आना कितना चाहिए, लगभग आना चाहिए ऐसा रेट लो कि जिससे कि आपका 95,000 आ जाए, यानी कि 95,000 आ जाए। तो वो इन दोनों के बीच की रेट हो सकती है 13 और 12 के बीच की, तो वो अपन कैसे निकालेंगे, 92,910 वाली की रेट लेंगे, यानी कि ये आपकी रेट आई कितनी, सॉरी ये वाली रेट लेंगे 95,200, 12% आई। और इसका पीवी कितना आया 95,200, इसका 13 का पीवी कितना आया 92, सॉरी अपन को चाहिए कितना 94,000। तो ये 95,220 माइनस 94,000, यानी कि जिसकी फेस वैल्यू एज ऑन डेट आज उसकी ही जो अपन को पैसा देना है वो माइनस करेंगे 95,220 माइनस 9290, यानी कि ये 13% वाला डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपनी रेट निकल के आती है वो निकल के आती है 12.536 अब ये क्या हो गई, अपनी आईआईआर हो गई। आईआईआर बोले तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो गई। ठीक है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे आईआईआर, यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट और फाइनेंशियल लायबिलिटी अपन बनाएंगे, टेबल बनाते हैं ईयर 1 2 एंड 3। 94,000 ओपनिंग बैलेंस था, 12.53% के हिसाब से पहले साल में ब्याज अपना लगा 11,778, एक्चुअल पेमेंट ऑफ द कूपन प्रिंसिपल 10,000 अपन इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, तो क्लोजिंग बैलेंस 95,778 हो जाएगा। 95,778 पे फिर इंटरेस्ट लगाएंगे 12,001 का, फिर 10,000 का इंटरेस्ट रिपेमेंट होगा तो 97,997, ऐसे अपन करेंगे 97,7 को, फिर ब्याज ये लग जाएगा, टोटल इसका लगभग एक्चुअल रिपेमेंट 1,10,000 आ जाएगा, जो कि इसके बराबर होगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपका 36,000 हो जाएगा। और ये अब पहले साल में क्या जनरल एंट्री होगी, पहले साल में जनरल एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, कितने 94,000 अपने पास कैश बैंक आया, कैश आया है, तो वो 94,000 से हो जाएगा। दूसरा ईयर एंड पे हम लगाएंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से, 11,778 से, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट फाइनेंशियल लायबिलिटी 11,778 से, और फिर ईयर एंड पे ये दूसरी एंट्री अपन पेमेंट की करेंगे 10% डिबेंचर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक। ठीक है। नेट एंट्री भी अपन कर सकते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 और टू 10% डिबेंचर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी 117, यानी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉम्बो एंट्री भी अपन कर सकते हैं। अगर ट्रांजेक्शन एट ऑफ मार्केट टर्म्स में हो, ए लिमिटेड प्रोवाइड्स कंसेशनल लोन ऑफ 1 लाख टू इट्स एम्प्लॉय एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% per annum for 3 years. Employee will pay interest annually and principal amount at the end of the third year. Market rate of interest is 10% per annum past the journal entry. मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% है, लेकिन अपन एम्प्लॉय को कितने पे दे रहे हैं 6% पे देंगे। तो अब इसकी अपन क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, मोटाइजेशन कॉस्ट निकालेंगे, फेयर वैल्यू। तो ईयर 1 2 3 4 4 नहीं है, ये 3 पे के ही एंड पे काम हो जाएगा इसका। कैश फ्लो अपना कितना कितना आने वाला है अपने पास 666, और ईयर एंड पे अपने को 1 लाख रुपए अपने पास आएगा। पीवी फैक्टर 10% के हिसाब से 0.90 0.826 0.75 0.75, टोटल अपनी पीवी निकल पे आती है 1960। तो इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा, इस पे होना है।
अब इंटरेस्ट इनकम की कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस 1960 इंटू 10% के हिसाब से 9,006, एक्चुअल पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 6,000, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट 979308। ऐसे अपन टेबल बना लेंगे। अब पहले साल के अंत में जनरल एंट्री करने वाले हैं। क्या पहले शुरुआत में लोन टू स्टाफ अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना दिया, 1 लाख। जो डिफरेंस अमाउंट है 9984, ये अपन डाल देंगे प्रीपेड स्टाफ कोस्ट। और ये प्रीपेड स्टाफ कोस्ट ईयरली अपन इसको बाइफरकेट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ द लोन। एट द ईयर एंड पे क्या होगा, लोन टू स्टाफ टू इंटरेस्ट इनकम, अपनी इंटरेस्ट इनकम बुक कर लेंगे 9002 में। फिर अपने पास पैसा आएगा इंटरेस्ट इनकम का, वो ले लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू स्टाफ। और स्टाफ कोस्ट यानी कि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड स्टाफ कोस्ट अकाउंट। तो ये अपना उसमें आ जाएगा 3 ईयर में, मतलब फ्लैट उसमें समान 3 सालों में अपन बाइफिकेट इसको कर देते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अपन इसकी एंट्री कर रहे हैं और कैसे क्या ट्रीटमेंट इसका हो रहा है। ठीक है, अब अपना जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का है उनको सोल्व करने का क्या अपना वो रहेगा, स्टेप रहेगा। स्टेप 1 में आप कैलकुलेट करोगे फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी। स्टेप 2 में आप उसको एडजस्ट करोगे ट्रांजैक्शन कॉस्ट फ्रॉम द फेयर वैल्यू इफ एनी टू फाइंड द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज इनिशियली। जो इनिशियली रिकॉग्नाइज जैसे प्रीपेड स्टाफ कॉस्ट है या राइट टू यूज एसेट है लीज के केस में, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो जो भी ट्रीटमेंट रहेगा उसके हिसाब से अपन एडजस्ट करेंगे इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। और थर्ड में प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन अपन टेबल उसको बनाएंगे और पास करेंगे जनरल एंट्री इफ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट अपना आता है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। अंडर दिस मेथड एंटिटी शेल डू द अकाउंटिंग एज फॉलोज, सेम एज अमोर्टाइजेशन कॉस्ट मेथड रहेगा, लेकिन ईच बैलेंस शीट डेट पे आपको फाइनेंशियल एसेट इज शोन एट फेयर वैल्यू। जो हर बैलेंस शीट डेट में हम उसको फेयर वैल्यू निकालेंगे और द डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड एज पर एसीएम एंड फेयर वैल्यू इज रिकॉग्नाइज एज फेयर वैल्यू गेन एंड लॉस इन द ओसीआई। हम ईयर एंड पे क्या करेंगे, उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे और जो डिफरेंस रहता है कैरिंग अमाउंट के साथ, जो डिफरेंस है उसको फेयर वैल्यू गेन और फेयर वैल्यू लॉस इन ओसीआई के थ्रू अपन इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। बैलेंस इन द फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट ओसीआई विल be reclassified to the P&L on the sale of the such financial asset. But in case of the investment in the equity share shown at FVOCI under the irrevocable option, fair value reserve on the sale of the such investment will be transferred to the retained earnings directly. That is, it is the item of the OCI which is not reclassified to the P&L. मतलब क्या होगा कि अदर देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको क्या करना है, ओसीआई को रिक्लासीफाई कर देंगे पीएनएल में, मतलब उसको पीएनएल में ले जाएंगे जब उसकी एसेट जो उसका अपने रिजर्व बनाया है उसकी एसेट को सेल कर देंगे। लेकिन अगर किसी दूसरी एंटिटी के जो इक्विटी शेयर है उनको अपन ओसीआई के थ्रू एंट्री कर रहे हैं और अंडर इररिवोकेबल ऑप्शन में, तो ईयर एंड पे क्या होगा, जब अपन इसको सेल आउट करते हैं तो उसको डायरेक्टली अपन रिटेन अर्निंग में ले जाएंगे, ना कि पीएनएल। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल की बात करते हैं तो अंडर दिस मेथड एंटिटी सेल डू अकाउंटिंग एज फॉलोज। एंटिटी सेल इनिशियली रिकॉग्नाइज तो एक्विजिशन कॉस्ट मेथड पे ही होगा, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू, एंड डिविडेंड विल बी रिकॉग्नाइज एट कूपन रेट डायरेक्टली इन द पीएनएल। डिविडेंड डायरेक्ट पीएनएल में ले जाएंगे। एट ईच ईयर एंड प्रत्येक साल के अंत में डिफरेंस बिटवीन द फेयर वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट एंड एट विच इट प्रीवियसली रिकॉग्नाइज एज फेयर वैल्यू गेन और लॉस इन पीएनएल। Transaction cost is not added or deducted from the fair value on initial recognition of the financial asset or financial liability of FETPL if it is recognized as expense in the P&L। इसमें एक डिफरेंस ये है कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको डायरेक्ट पीएनएल में रिकॉग्नाइज करो, उससे उसका जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप फेयर वैल्यू से कम या ज्यादा नहीं करोगे एट द टाइम ऑफ द इनिशियल रिकॉग्निशन। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय एंटिटी विच इज अ मिक्स फीचर होगा, जिसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मिक्स फीचर होता है। अब इस केस में क्या अपन को स्टॉप करना, क्या स्टेप फॉलो करना रहेगा क्वेश्चन के सोल्व के टाइम पे, अलोकेट करना है अपन को टोटल प्रोसीड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट द इनिशियल रिकॉग्निशन इनटू द फॉलोइंग टू कंपोनेंट, फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कितना, यानी इक्विटी कंपोनेंट कितना, फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट कितना। फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात करें तो पीवी ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज इन द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी डिस्काउंटेड यूजिंग द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन द सिमिलर ट्रांजेक्शन पे जो मार्केट इंटरेस्ट रेट होगा उसको रेट से अपन उसको डिस्काउंटिंग कर देंगे। उसको डिस्काउंटिंग करने के बाद टोटल जो प्रोसीड्स है उसमें से ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का जो अमाउंट आया वो लेस करने के बाद, टोटल प्रोसीड्स में से लेस करने के बाद जो बचता है वो आपका इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। टोटल प्रोसीड्स माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट। केस फ्लो, अगर इसमें नोट देने वाली बात है कि केस फ्लो इन द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी मींस इंटरेस्ट और डिविडेंड पेमेंट इन केस इफ मैंडेटरी है, तो रिडम्पशन ऑफ द अमाउंट इफ रिडीमेबल इन केस और कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर है, तो रिडीमेबल अमाउंट लेना है फाइनेंशियल लायबिलिटी का, और अगर आप इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर मैंडेटरी है तो उसका पीवी लेना है। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंतर्गत आएंगे, बाकी सारा इक्विटी में जाता है, तो ये आपको स्पेशल बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात आती है स्टेप 2, अलोकेट ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब ट्रांजेक्शन कॉस्ट का कैसे एलोकेशन करते हैं, allocate transaction cost if any on the compound financial instrument to the financial liability component and equity component in the ratio of their amount as calculated in the above step 1। अब जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको अपन कैसे बाइफरकेट करेंगे, तो बाइफरकेट ऐसे करेंगे कि फाइनेंशियल लायबिलिटी के प्रोपोर्शन में फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा और जो इक्विटी जो बाकी बचा इक्विटी के प्रोपोर्शन में इक्विटी में ट्रांजेक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। देन इनिशियली रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट एंड इक्विटी कंपोनेंट आफ्टर डिडक्टिंग सच ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जनरल एंट्री एट इनिशियल रिकॉग्निशन ये होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट फाइनेंशियल लायबिलिटी टू डिबेंचर्स इक्विटी, ब्रैकेट में अपन को फाइनेंशियल लायबिलिटी है इक्विटी ये वो लिखना पड़ेगा, तो से करेगा। ये भी नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगा, ये भी नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगा, ये बात ध्यान देने वाली है। ठीक है,
स्टेप 3 में आपको क्या करना है, फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड ऑन द ईच बैलेंस शीट डेट प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। इक्विटी कंपोनेंट इज कैरीड एट इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड वैल्यू ओनली, इसमें कोई गेन और लॉस कुछ नहीं होता है, एक बार जो इनिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया वही चलता है, लेकिन री मेजर कब करेंगे अपन, इस बैलेंस शीट में करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। स्टेप 4 की डेट में अगर मेच्योरिटी की बात करें तो मेच्योरिटी की डेट पे क्या क्या होने वाला है, मेच्योरिटी की डेट में इट इज कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर, अगर ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया तो डिबेंचर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कैरिंग अमाउंट से, डिबेंचर्स इक्विटी अकाउंट डेबिट कैरिंग अमाउंट से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर ये रिडीम हो गया तो वही डिबेंचर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक, डिबेंचर्स इक्विटी टू रिटेन अर्निंग्स कैरिंग अमाउंट। ओके, आई थिंक ये आपको थ्योरी समझ में आ गई। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ए लिमिटेड में क्या क्या इशू किया है, 10% डिबेंचर कितने के, 1 लाख के, इंटरेस्ट पेड एनुअली है, इट इज कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर एट द एंड ऑफ द ईयर 3 इन द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी और विल बी रिडीमेबल एट पार, या तो वो पार पे रिडीमशन हो जाएगा या उसको कन्वर्टेबल हो जाएगा। मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इज 12%, पास करना आपको जनरल एंट्रीज। अब वही अपन कैलकुलेशन करेंगे, ईयर ले लेंगे 1 2 3 3, केस फ्लो 10,000 का है, 10,000 का है, 10,000 का है और 1 लाख का है, पीवी फैक्टर लगाएंगे तो 95 टू 20 निकल के आता है। इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे ऑफ द इक्विटी कंपोनेंट, इक्विटी कंपोनेंट में से 1 लाख में से 9520 लेस करे तो अपना निकल के आता है 4780। ठीक है, अब अपन कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट, तो 95220 जो सेम मैंने बताया था वैसे ही आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब फर्स्ट ईयर के शुरुआत में अपन जनरल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% फाइनेंशियल लायबिलिटी टू 10% इक्विटी 4780 9520 और इससे एंट्री करेंगे। पहले साल के एंड में हम इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे 426 जो कि अपना यहाँ टेबल में निकल के आया था, 42 इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी में चला जाएगा। दूसरा जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट के 10% डिबेंचर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी टू बैंक आ जाएगा। सेकंड ईयर के एंड में भी अपन सेम एंट्री करेंगे ऐसे कि ऐसे, और थर्ड ईयर एंड में भी अपन सेम एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेमेंट की। अब सेटलमेंट होगा, सपोज करो रिडीम्ड इन कैश, केस में रिडेम्पशन करा लिया तो 10% डिबेंचर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट 1 लाख टू केस अकाउंट 1 लाख से कर देंगे। और दूसरी एंट्री करेंगे 10% डिबेंचर्स रिटेन अर्निंग, डिबेंचर्स इक्विटी टू रिटेन अर्निंग, इसको अपन रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। सॉरी, सेकंड है कन्वर्ट इन द इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स में अपन कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर्स में अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो कन्वर्जन पे क्या एंट्री होगी, 10% फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर्स इक्विटी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 104780। इफ देयर इज अर्ली रिडेम्पशन और रीपर्चेज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी इन केस, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, तो उस केस में अपन को ध्यान देना है, सबसे पहला स्टेप रहेगा कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी की अपन क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट निकालेंगे और कंपोनेंट यूजिंग अमोर्टाइजेशन टेबल और इक्विटी कंपोनेंट ऑन द अर्ली रिडेम्पशन और रीपर्चेज डेट को, उस डेट को अपन जिस डेट को अपन रिडेम्पशन कर रहे हैं वो उसको कैलकुलेट करेंगे वापस से। अज्यूम कंसीडर पेड ऑन द अर्ली रिडेम्पशन, अज्यूम करना है कंसीडरेशन पेड ऑन अर्ली रिडेम्पशन और रीपर्चेज इज फॉर द बोथ फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट दोनों के लिए आप पे कर रहे हैं। सो नाउ फाइंड आउट द कंसीडरेशन पेड। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, कंसीडरेशन कितना पे किया फॉर द फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट। वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि कंसीडरेशन पेड फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट विल बी पीवी ऑफ द रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो, जो रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो है ऑन द अर्ली रिडेम्पशन ऑब्लिक रीपर्चेज डेट डिस्काउंटिंग यूजिंग द मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन द सिमिलर इंस्ट्रूमेंट ऑन द अर्ली रिडेम्पशन रीपर्चेज। मतलब कितना बैलेंस बका है किसका, फाइनेंशियल लायबिलिटी का, अभी कितना फ्यूचर रिमेनिंग केस फ्लो बाकी है वो निकाल लेंगे। और इक्विटी कंपोनेंट का क्या करेंगे, टोटल कंसीडरेशन पेड फॉर द अर्ली रिडेम्पशन माइनस कंसीडरेशन पेड फॉर द फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट। मतलब क्या करना है अपन को, सबसे मेन इसमें बात रहेगा ग्लिच पॉइंट वो रहेगा कि अर्ली रिडेम्पशन पे कि भाई जो आप प्रोसीड्स पे कर रहे हो कितना लायबिलिटी के अगेंस्ट पे कर रहे हो, कितना इक्विटी कंपोनेंट के अगेंस्ट पे कर रहे हो। तो लायबिलिटी अपन कैसे निकालेंगे, एज ऑन डेट, जिस दिन आप रिडेम्पशन कर रहे हो उस दिन आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितनी है, मतलब फ्यूचर कैश फ्लो कितने रिमेनिंग है जो कि पे कर दें, उसकी पीवी निकालेंगे। उसकी पीवी निकालने से आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी का अमाउंट आ जाएगा और उसमें से टोटल पेमेंट्स में से वो लेस करने के बाद आपका इक्विटी कंपोनेंट निकल के आ जाएगा। अब जनरल एंट्री करेंगे सेटलमेंट पे, तो सेटलमेंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी का क्या करेंगे, डिबेंचर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, पीएनएल अगर कोई बैलेंसिंग फिगर रहता है तो टू बैंक अकाउंट कर देंगे, और अगर गेन होता है तो टू पीएनएल अगर बैलेंसिंग फिगर रहता है तो। इक्विटी कंपोनेंट का क्या करेंगे, डिबेंचर्स इक्विटी अकाउंट डेबिट, अगर लॉस होता है तो रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर देंगे टू बैंक, और अगर गेन होता है तो टू रिटेन अर्निंग्स कर देंगे, बस इतना सा ही है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। अपना टॉपिक आता है मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, मतलब फाइनेंशियल एसेट की टर्म्स में मॉडिफिकेशन हो गया। तो इसमें क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है वो हम देख लेंगे। स्टेप्स टू बी फॉलो टू सोल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना रहेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट का आपको क्या करना पड़ेगा, कैरिंग अमाउंट आपको दोबारा से कैलकुलेट पड़ेगा, किस डेट को, मॉडिफिकेशन डेट को, यूजिंग अमोर्टाइजेशन टेबल। अमोर्टाइजेशन टेबल में उस डेट को अपनी कैरिंग अमाउंट क्या आ रही है जो फाइनेंशियल एसेट की वो हम देखेंगे। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे रिवाइज अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट बाय डिस्काउंटिंग द रिवाइज रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग द ओरिजिनल ईआईआर। जो हमने इनिशियली ओरिजिनल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ली थी उससे हम जो रिमेनिंग केस फ्लोज है उनकी पीवी निकालेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगी, अपनी रिवाइज अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट निकल के आ जाएगी। डिफरेंस बिटवीन अमाउंट इन स्टेप 2 यानी कि कैरिंग अमाउंट उस डेट की, मॉडिफिकेशन डेट की, और जो रिवाइज फाइनेंशियल एसेट का जो आपने रिवाइज अमाउंट आपने निकाला है
वो उसका जो डिफरेंस होगा उसको पीएनएल में ले जाएंगे एज पर। इफ द अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट इंक्रीजेज ड्यू टू द मॉडिफिकेशन, तो उसके इसमें गेन होगा, तो फाइनेंशियल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज होता है यानी कि फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम रहती है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल एसेट को कम करना पड़ेगा, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। ठीक है। अब इसमें कुछ स्पेशल बात ध्यान देने की, इफ देयर इज एनी स्पेशल रिलेशनशिप, अगर मान लो स्पेशल रिलेशनशिप वाले ट्रांजेक्शन है, देन द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन स्टेप 1 स्टेप 2 विल बी रिकॉर्डेड इन द स्पेसिफिक अकाउंट, जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, या लीज के केस में आपको जो लोन गिवन के केस में एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उस केस में आपको वो वाला अकाउंट ही यूज में ले लेना। इफ ऑन द लोन गिवन द अदर पार्टी प्रिपेयर्स एन इंस्टॉलमेंट, देन इट विल आल्सो कंसिडर्ड एज मॉडिफिकेशन इन द फाइनेंशियल एसेट। अगर सपोज करो अपन ने किसी को लोन दिया और वो पार्टी लोन देने के बाद अगर वो मान लो प्रीपेड कर देती है, इंस्टॉलमेंट को पहले ही पे कर देती है, तो भी उसको क्या माना जाएगा, मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स, और मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा और उसकी ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है। इन दिस केस जनरल एंट्री फॉर मॉडिफिकेशन विल बी एज फॉलोज, बैंक अकाउंट डेबिट प्रीपेमेंट अमाउंट से, पीएनएल अकाउंट या स्पेशल अकाउंट डेबिट, जितने का अगर आपको लॉस होता है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू फाइनेंशियल एसेट टू पीएनएल अगर गेन होता है तो। अब मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी की टर्म्स यानी कि ड्यूरेशन में अगर आपके ये कोई मॉडिफिकेशन होता है या डीरिकॉग्नाइजेशन होता है ऑन द फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो उस केस में अपन क्या ट्रीटमेंट करते हैं, स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स क्या क्या अपन को फॉलो करना है। सबसे पहले काम रहेगा अपना कैलकुलेट द मॉडिफिकेशन परसेंटेज, ये देख कितना परसेंट मॉडिफिकेशन हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे, अपन निकालेंगे पीवी ऑफ द रिवाइज रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो, रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो है उनकी पीवी निकालेंगे, किस डेट को, मॉडिफिकेशन के डेट को, यूजिंग ओरिजिनल ईआईआर, ये ओरिजिनल ईआईआर लेके उसको निकालेंगे पीवी। उसके बाद फीस पेड ऑन मॉडिफिकेशन, अगर कोई मॉडिफिकेशन की वजह से कोई फीस पे करा है, जैसे आपने लोन लिया तो लोन के लिए अगर आपने उसको मॉडिफाई करा रहे हो या ड्यूरेशन चेंज करा रहे हो तो उसके ऊपर फीस चार्ज करता है अगर बैंक, तो वो उसमें ऐड कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन द मॉडिफिकेशन डेट, मॉडिफिकेशन डेट को फाइनेंशियल जो लायबिलिटी है उसकी क्या कैरिंग अमाउंट है वो माइनस कर दें, डिवाइडेड बाय कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन द मॉडिफिकेशन डेट, तो ये परसेंटेज निकल के आएगा कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी एज ऑन द मॉडिफिकेशन डेट, वो परसेंटेज निकल के आता है। अगर परसेंटेज सपोज करो 10% से ज्यादा है तो अप्लाई एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग, जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग है वही अप्लाई कर देंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑन द मॉडिफिकेशन डेट एट इट्स कैरी अमाउंट, मतलब उसको कैरिंग अमाउंट में ले आएंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है उससे उसको रिवर्स कर देंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे न्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी एट पीवी ऑफ द रिवाइज्ड फ्यूचर रिवाइज्ड रिमेनिंग फ्यूचर कैश फ्लो। अब एज ऑन मॉडिफिकेशन डेट की जो रिमेनिंग रिवाइज फ्यूचर कैश फ्लो है उसकी जो पीवी निकल के आई है उस पर नई फाइनेंशियल लायबिलिटी अपन रिकॉग्नाइज कर देंगे। डिस्काउंटिंग वही आपको लेना है यूजिंग द मार्केट इंटरेस्ट रेट और मॉडिफिकेशन डेट, जो मॉडिफिकेशन डेट पे आपका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे आप डिस्काउंटिंग करो। अगर मान लो मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन द मॉडिफिकेशन डेट अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, देन आपको अज्यूम करना है कि न्यू इंटरेस्ट रेट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी एज द मार्केट इंटरेस्ट रेट, जो नई इंटरेस्ट रेट है जो मार्केट इंटरेस्ट रेट थी वही उसकी रेट है। पे फीस इनकर्ड ऑन द मॉडिफिकेशन थ्रू द बैंक, उसको आप रिकॉग्नाइज कर दोगे। डिफरेंस इन द ऑल दीज थ्री आइटम्स इन द जनरल एंट्री विल बी गेन और लॉस ड्यू टू द मॉडिफिकेशन इन द पीएनएल, और इसकी वजह से जो कोई गेन और लॉस आता है उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर देंगे। ठीक है। अगर ये मॉडिफिकेशन सपोज करो 10% से कम है तो अप्लाई मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग आप इसमें अप्लाई कर दोगे, पे फीस इनकर्ड ऑन द मॉडिफिकेशन बाय डेबिटिंग द फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो जो आपने फीस पे करी है उससे आप फाइनेंशियल लायबिलिटी को कम कर दोगे, मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दोगे, एंड देन कैलकुलेट द न्यू ईआईआर। अब इस केस में अपन को नई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी, किस डेट तारीख को, मॉडिफिकेशन की डेट को, एट विच पी ऑफ द रिवाइज रिमेनिंग अमाउंट फ्यूचर कैश फ्लो बिकम इक्वल टू द कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ द मॉडिफिकेशन फीस ऑन द मॉडिफिकेशन डेट। मतलब क्या करना है, जो मॉडिफिकेशन की डेट है उस दिन आपकी कैरिंग अमाउंट क्या है, प्लस उसमें क्या कर दोगे आप, ये जो मॉडिफिकेशन फीस है वो ऐड कर दोगे, मॉडिफिकेशन प्रोसेसिंग फीस है, ये ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है, अब इसके ऊपर अपन को एआईआर निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, अपन करेंगे पीवी ऑफ द रिमेनिंग फ्यूचर केस फ्लो, उसकी पीवी निकाल देंगे। तो ये जो पीवी निकलेगी वो किस रेट पे निकलेगी, अपन को ऐसी रेट लेनी है कि ये जो पीवी है ना ये इसके बराबर आ जाए, तो वही रेट अपनी क्या हो जाएगी, न्यू ईआईआर हो जाएगी। ठीक है, अपन को ऐसी रेट लेनी है कि इसका पीवी इसके बराबर हो जाए। ठीक है, और उसके हिसाब से अपन मॉडिफाई अकाउंटिंग करेंगे। जनरल एंट्री ऑन द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी एग्जिस्टिंग अकाउंट डेबिट, इसको क्या कर देंगे अपन डी रिकॉग्नाइज कर देंगे, टू फाइनेंशियल लायबिलिटी नई वाली से कर देंगे, कोई गेन लॉस होता है तो पीएनएल से डेबिट कर देंगे, गेन होता है तो पीएनएल से क्रेडिट कर देंगे, टू बैंक अगर कोई फीस पे करिए तो टू बैंक कर देंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको समझ में आया होगा। आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें और क्लियरिटी हो जाएगी। इसमें एक स्पेशल नोट है, डिबेंचर फॉर इक्विटी शेयर, इफ द एंटिटी extinguish और सेटल इट्स फाइनेंशियल लायबिलिटी बाय इशूइंग द इट्स इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई डिबेंचर है या डेट है उसको आप एक्सटिंग्विश कर रहे हो यानी कि उसको उसके बदले में आप इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, तो उस केस में क्या अकाउंटिंग होगी, तो उस केस में अकाउंटिंग होगी आपको सबसे पहले डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, किसको, फाइनेंशियल लायबिलिटी को। जो फाइनेंशियल लायबिलिटी किससे करेंगे, कैरिंग अमाउंट है उसको आप रिवर्स कर दोगे फाइनेंशियल लायबिलिटी को, एंड सेटल बाय इशूइंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। रिकॉग्नाइज करना है आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इशूड एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे आपको इसको रिकॉग्नाइज कर देना है। फेयर वैल्यू क्या होगी, फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट ऑफ द एंटिटी मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ द इक्विटी स्टेट गिवन, जो उस एंटिटी की नेट एसेट का जो फेयर वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे कितने आपने कितने परसेंट आपने इक्विटी दी है।
ठीक है। डिफरेंस इन दीज टू आइटम्स इन द जनरल एंट्री विल बी गेन और लॉस इन द पीएनएल। तो जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में आप उसको ले जाओगे। जनरल एंट्री क्या कर लोगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको रिकॉग्नाइज करना, डेबिट कर देंगे, लॉस होता है पीएनएल डेबिट कर देंगे, टू इक्विटी कर देंगे, टू पीएनएल कर देंगे, सिंपल सी अकाउंटिंग एंट्री, ज्यादा कोई दिमाग लगाने की बात नहीं। फाइनेंशियल लायबिलिटी कैरिंग अमाउंट से आएगी, इक्विटी आपकी फेयर वैल्यू से आ जाएगी और बाकी का बचा पीएनएल में चला जाएगा। अब फाइनेंशियल एसेट को डीरिकॉग्नाइज कैसे करोगे? अकाउंटिंग फॉर डीरिकॉग्निजेशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट इन द फॉलोइंग स्पेसिफाइड केसेस। कुछ स्पेसिफिक केसेस में आपको डीरिकॉग्निजेशन कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियल एसेट को आप डीरिकॉग्नाइज कैसे करोगे कुछ स्पेसिफिक केसेस में। सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द लोन, लोन को अगर आप सिक्योरिटाइजेशन कर रहे हो, इन दिस एंटिटी ट्रांसफर राइट्स टू रिसीव द कैश फ्लोज ऑन द सिक्योर्ड लोन टू एसपीवी। कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जैसे मान लो मेरे को किसी से पैसे लेना है, तो वो राइट, पैसे लेने का राइट है, वो क्या करूंगा मैं, किसी बंदे को मैं ट्रांसफर कर दूंगा, किसी एंटिटी को ट्रांसफर कर दूंगा। इसमें क्या स्टेप्स अपन को फॉलो करना है? स्टेप वन में आपको क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटाइज कंपोनेंट। जो आप कंपोनेंट सिक्योरिटाइज कर रहे हो, दैट इज ट्रांसफर्ड कंपोनेंट, उसकी फेयर वैल्यू क्या है। ठीक है। अब इसमें फेयर वैल्यू ऑफ द लोन वो कैसे निकालोगे आप? फेयर वैल्यू ऑफ टोटल लोन, टोटल लोन के फेयर वैल्यू आप निकाल लोगे, लेस फेयर वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल रिटेन। जो आपने प्रिंसिपल का फेयर वैल्यू रिटेन करनी है वो अपने पास, यानी प्रिंसिपल स्ट्रिप की वैल्यू आप इसमें लेस कर दोगे। फेयर वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट रिटेन, इंटरेस्ट स्ट्रिप आप इसमें लेस कर दोगे। फेयर वैल्यू ऑफ द सर्विस फीस फॉर द कलेक्शन ऑफ द अमाउंट, यानी कि सर्विस असेट वो लेस कर दोगे। तो फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटाइज कंपोनेंट ऑफ द लोन वो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है। अलोकेट कर दो स्टेप टू में, कैरिंग अमाउंट ऑफ द लोन टू ईच कंपोनेंट इन द रेशियो ऑफ देयर फेयर वैल्यू। अब ये क्या है, बहुत सारे लोन अपन क्या करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी नॉर्मली क्या करती है, बहुत सारे लोन्स को एक साथ सिक्योरिटाइजेशन करती है। तो इन सारे लोनों का जो कैरिंग वैल्यू है वो उसमें ऊपर फेयर वैल्यू के रेशियो में हम क्या करेंगे, उसको अलोकेट कर देंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटाइज कंपोनेंट इक्वल टू कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल लोन, टोटल लोन का जो कैरिंग अमाउंट आया मल्टीप्लाई करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटाइज कंपोनेंट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द टोटल लोन। कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रिप क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल लोन मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रिप डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द टोटल लोन। सेम ऐसे इंटरेस्ट स्ट्रिप का निकाल लेंगे। और कैरिंग अमाउंट ऑफ द सर्विस असेट, कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल लोन मल्टीप्लाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द सर्विस असेट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द टोटल लोन। स्टेप 3 में अपन क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे फॉर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द लोन। फॉर डीरिकॉग्निशन ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ द लोन, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कंसिडरेशन रिसीव से टू लोन कर देंगे फाइनेंशियल एसेट को, क्योंकि लोन को खत्म करना है, लोन के बदले में अपन को पैसा मिल गया तो कंसिडरेशन रिसीव से बैंक अकाउंट डेबिट। कोई लॉस होता है तो पीएनएल डेबिट हो जाएगा और अगर गेन होता है तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल सी एंट्री, कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट करना है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है। रिकॉग्नाइज रिटेन्ड पोर्शन ऑफ द ईच कंपोनेंट सेपरेटली। अब जो अपने पास बचा है, अपन ने जो उसमें से बचा के रखा है, उसको अपन सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रिप रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट स्ट्रिप रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, सर्विस असेट अकाउंट डेबिट टू लोन फाइनेंशियल असेट, इससे ये करते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टरिंग ऑफ द डेटर्स और रिसीवेबल। अब डेटर्स और रिसीवेबल की अगर अपन फैक्टरिंग कर देते हैं, मतलब अपन उसका बोल देते हैं कि भाई इनसे जितना रिकवरी करेगा उसका कुछ सर्टिफाइड परसेंटेज तेरा होगा, तो वो क्या कहलाता है, फैक्टरिंग कहलाता है। तो उस केस में क्या अकाउंटिंग होगी, रिकॉग्नाइज करो कैश और बैंक फॉर द कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द फैक्टरिंग कंपनी। डी रिकॉग्नाइज कर दोगे रिसीवेबल एट इट्स कैरिंग अमाउंट, रिसीवेबल को पूरा आप खत्म कर दोगे रिवर्स करके, और रिकॉग्नाइज कर दोगे बैंक अकाउंट। रिकॉग्नाइज करेंगे कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट एसेट एट लोअर ऑफ, जो कंटिन्यूइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एसेट है एट लोअर ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिसीवेबल और गारंटी अमाउंट टू बी रिइंबर्स टू द फैक्टरिंग कंपनी इन केस ऑफ एनी लॉस। अगर कोई लॉस होता है तो जो फैक्टरिंग कंपनी को अपन रिइंबर्स करेंगे वो गारंटेड अमाउंट या अमाउंट ऑफ रिसीवेबल, दोनों में से जो भी कम होगा उसको हम करेंगे इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एसेट। नेक्स्ट रिकॉग्नाइज एसोसिएटेड लायबिलिटी इक्वल टू द गारंटेड अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज टू द फैक्टरिंग कंपनी इन केस ऑफ एनी लॉस और फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी, गारंटी की फेयर वैल्यू और जितने का अपन उसको गारंटी देते हैं कि भाई तेरे को लॉस होगा तो इतना हम पे करते हैं। डिफरेंस इन द ऑल दीज फोर आइटम्स इन द जनरल एंट्री विल बी द गेन और लॉस, वो की पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। जनरल एंट्री फॉर फैक्टरिंग ऑफ द रिसीवेबल में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कंसिडरेशन टू कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट एसेट डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन डी रिकॉग्नाइजेशन होगा तो वो पीएनएल में चला जाएगा, टू रिसीवेबल से खत्म कर देंगे, कैरिंग अमाउंट से टू एसोसिएटेड लायबिलिटी अगर कोई है तो वो देख लेंगे, और गेन ऑन रिकॉग्निशन वो भी हम देख लेंगे। ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी मींस का मतलब ये रहता है कि कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर गिविंग गारंटी टू द फैक्टरिंग कंपनी, इट इज लाइक अनअर्न्ड इनकम हैज रिकॉर्डेड एज, मतलब क्या करता है जो फैक्टर होता है वो अपन को गारंटी देता है, तो गारंटी देता है तो उसके बदले में ये एक तरीके की अनअर्न्ड इनकम होती है, हैज रिकॉर्डेड एज एसोसिएटेड लायबिलिटी एंड अमोर्टाइज इन द पीरियड और अ पीरियड ऑफ द फैक्टरिंग। ठीक है। ये अपन गारंटी देते हैं फैक्टर कंपनी को, तेरे को कभी लॉस होगा तो हम उसकी भरपाई कर देंगे, तो ये एक तरीके से उसको अपन पीएनएल में ले जाके खत्म करते हैं। अब फाइनेंशियल एसेट का इम्पेयरमेंट होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे क्या होता है वो अपन देखते हैं। इट इज द लॉस अलाउंस फॉर द एक्सपेक्टेड क्रेडिट और लॉसेज ऑन द फाइनेंशियल एसेट। ये लॉस अलाउंस होता है एक तरीके का, मतलब फाइनेंशियल एसेट कितने की आपकी लॉस हो गई तो उसको क्रेडिट करने का एक वो एक तरीका होता है, डेट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरह मान लो इसको। इट अप्लाइज टू द फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट, ये किस पे होता है, जिसमें अगर फाइनेंशियल एसेट अपन मेजर कर रहे हैं एक्विजिशन कॉस्ट मेथड या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई इनकम। इंपेयरमेंट ऑन द फाइनेंशियल एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल एज फॉलोज।
इफ द क्रेडिट रिस्क इज लो, अगर क्रेडिट रिस्क लो है देन 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज रिकॉग्नाइज। अगर आपको मान लो क्रेडिट रिस्क लो है तो आप 12 महीने में जो लॉस होने वाला है उसको आप रिकॉग्नाइज कर लो। अगर आपका क्रेडिट रिस्क हाई है देन लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आपका जितना है उतना पूरा का पूरा रिकॉग्नाइज कर लोगे। कैलकुलेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट, आप इम्पेयरमेंट का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस फॉर सिंगल फाइनेंशियल एसेट, इस केस में पीओडी अप्रोच लगाएंगे। ग्रोस कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट मल्टीप्लाइड बाय लॉस गिवन डिफॉल्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफॉल्ट। भाई डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और कितना है अमाउंट का वो डिफॉल्ट कर सकता है, उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे और उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे ग्रोस कैरिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मेथड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, ये तो बात ऊपर तो बात हो गई सिंगल एसेट की। अगर मान लो पोर्टफोलियो बहुत सारी एसेट्स, प्रोविजन मैट्रिक अप्रोच अपन इसमें लगाएंगे। कैटेगरी ऑफ द फाइनेंशियल एसेट ऑन द बेसिस ऑफ द देयर रिस्क, अगर मान लो करंट होती है और ग्रोस कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, और कॉलम 3 में आ जाएगा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। करंट के केस में अगर वो रहती है तो ग्रोस कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट तो ये पूरी की पूरी आ जाएगी। डिफॉल्ट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 to 30 डेज पास ड्यू रहता है तो उस केस में उसका अलग से कैटेगरी करते हैं। 31 to 60 डेज का पास ड्यू रहता है तो उस केस में अलग, और मोर देन 60 डेज का भाई जिसका करंट का है बैलेंस बाकी है उसमें से कितना लॉस की प्रोबेबिलिटी है उससे मल्टीप्लाई करके उसका कैरिंग अमाउंट एक्सपेक्टेड लॉस निकालेंगे। फिर ऐसे कैटेगरी करेंगे कि हाँ यार इसका 30 दिन के ड्यू है, इनमें से कितने लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं, 31 से 60 दिन के बंदे कितने डिफॉल्ट कर सकते हैं, और मोर देन 60 डेज के बंदे कितने डिफॉल्ट करते हैं। तो ये पूरे पोर्टफोलियो को अपना एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकल के आ जाएगा और इसको अपन पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। डिफॉल्ट रेट और लॉस रेट अपन कैसे निकालेंगे? पीवी ऑफ द एक्सपेक्टेड लॉस का पीवी निकालेंगे, डिवाइड बाय ग्रोस कैरिंग अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्व्ड हिस्टोरिकल सैंपल डेटा के हिसाब से अपन निकालेंगे कि पीवी ऑफ द एक्सपेक्टेड लॉस कितना रहने वाला है, उसे ग्रोस कैरिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई करके रेट निकालेंगे। इन केस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट एफवीओसीआई, फेयर वैल्यू चेंज एट ईच बैलेंस शीट डेट कंटेन्स impairment credit loss portion also, hence decrease in the fair value to the extent of the impairment will be recognized in the P&L। जो इसकी वजह से impairment की वजह से आपका डिक्रीज होता है वो P&L में रिकॉग्नाइज कराया कर दिया जाता है। अब जो अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसका अपन कैसे एंट्री करते हैं? ये एक एग्रीमेंट होता है इन विच फाइनेंशियल गारंटी क्या होती है थोड़ा सा एक समझते हैं। ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एंटिटी प्रोवाइड गारंटी टू द लेंडर, समझौता है जिसमें एंटिटी क्या करती है? गारंटी प्रोवाइड करती है किसको? लेंडर को। टू रिपे दैट्स इफ द बोरोवर डिफॉल्ट, अगर कोई बंदा किसी से उधार लेता है तो अगर उधार देने वाला नहीं चुकाएगा तो वो गारंटी देने वाला बर्दाश्त कर सकेगा। ड्यू टू दिस फाइनेंशियल गारंटी बाय द एंटिटी लेंडर एग्री टू प्रोवाइड द लोन टू द बोरोवर, और इसी गारंटी के बिया पे वो लेंडर है उसको उधार दे देता है एट नॉर्मल इंटरेस्ट रेट इंस्टेड ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट। ज़्यादा ब्याज दर लगाने की जगह उसको कम ब्याज दर पे ही उसको लोन देता है। अब क्या स्टेप्स फॉलो होगी टू सोल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन? स्टेप 1 में क्या करेगा? एंटिटी सेल इनिशियली रिकॉग्नाइज करेगा फाइनेंशियल गारंटी एट पीवी ऑफ द इंटरेस्ट सेविंग टू द बोरोवर ओवर द पीरियड डिस्काउंटेड यूजिंग द इंटरेस्ट रेट विदाउट गारंटी। इसमें क्या करेगा? एंटिटी पहले क्या करेगी? रिकॉग्नाइज करेगी फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू। कैसे रिकॉग्नाइज करेगी? वो पीवी निकालेगी किसका? इंटरेस्ट सेविंग हुई गारंटी देने की वजह से, कितनी इंटरेस्ट की सेविंग हुई उस पर इंटरेस्ट किससे डिस्काउंट करेगा? इंटरेस्ट रेट विदाउट, अगर गारंटी होती तो क्या इंटरेस्ट रेट होगा। एंड डेबिट द सेम अमाउंट एज रिसीवेबल फ्रॉम बोरोवर और स्पेसिफिक अकाउंट, और इसको क्या कर देगा? डेबिट कर देगा अमाउंट एज रिसीवेबल फ्रॉम बोरोवर और स्पेशल अकाउंट। जर्नल एंट्री एट इनिशियल रिकॉग्निशन क्या होगा? रिसीवेबल और स्पेशल अकाउंट लाइक इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी। अगर लोन अगर सब्सिडरी को दिया है गारंटी को तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आ जाएगा, बाकी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट तो फाइनेंशियल गारंटी। पीवी ऑफ द इंटरेस्ट सेविंग कैलकुलेटेड एज फॉलोज, जो इंटरेस्ट सेविंग की पीवी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ईयर आ जाएगा, इंटरेस्ट पेबल बाय द बोरोवर रेट विदाउट गारंटी, और इंटरेस्ट पेबल बाय द विद गारंटी का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। इंटरेस्ट सेविंग आ जाएगा 1 - 2 तो 2 - 3, फिर इसका पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट क्या लेंगे? विदाउट गारंटी की रेट पे, तो पीवी ऑफ इंटरेस्ट सेविंग टू द बोरोवर निकल के आएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे? एट ईच ईयर एंड वी हैव टू शो द फाइनेंशियल गारंटी एट फेयर वैल्यू सिंस इट इज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी मेजर्ड एट एफवीटीपीएल, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मेजर करी जाती है। तो फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी ईच ईयर एंड इज हायर ऑफ द पीवी ऑफ द रिमेनिंग फ्यूचर इंटरेस्ट सेविंग, जो रिमेनिंग फ्यूचर इंटरेस्ट सेविंग है उसकी पीवी या एक्सपेक्टेड लॉस ड्यू टू द डिफॉल्ट बाय द बोरोवर, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा उसकी आपकी फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू मानी जाती है। ठीक है, लोन अमाउंट गिवन बाय द बोरोवर मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिफॉल्ट बाय द बोरोवर। स्टेप 3 में क्या करेंगे? डिफरेंस इन द अमाउंट इन स्टेप 2 एंड प्रीवियसली रिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फेयर वैल्यू गेन और लॉस इन द पीएनएल। जनरल एंट्री वही होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी। अगर वैल्यू गिरती है तो वैल्यू बढ़ती है तो फाइनेंशियल गारंटी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ठीक है। स्टेप 4 में ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बोरोइंग फॉर विच गारंटी इज गिवन, इफ द बोरोवर डजंट डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट नहीं कर रहा है तो फाइनेंशियल गारंटी को रिकॉग्नाइज कर देंगे और उसको पीएनएल में ले जाएंगे। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो फाइनेंशियल गारंटी को डेबिट कर देंगे। टू बैंक, अगर अपन को पैसा चुकाना है तो टू बैंक कर देंगे, बाकी अगर लॉस होता है तो पीएनएल, गेन होता है तो पीएनएल। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो ए लिमिटेड ने लोन लिया ऑफ 1 लाख, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। इंटरेस्ट रेट क्या है? 8%। चूंकि लोन गारंटेड है बी लिमिटेड के द्वारा, होल्डिंग कंपनी किसकी है? ए लिमिटेड की। ठीक है।
अदरवाइज इंटरेस्ट रेट विदाउट गारंटी फॉर द बीवी 11%। अगर मान लो ये गारंटी नहीं देती होल्डिंग्स कंपनी इसकी, तो इस पर 11% लगता है, लेकिन अभी 8% लग रहा है। इंटरेस्ट इज टू बी पेबल एनुअली एंड प्रिंसिपल ऑफ द 1 लाख एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। 3 साल के अंत में 1 लाख रुपए चुकाना है, तब तक आपको 8% की दर से इंटरेस्ट चुकाना है। पास करो जनरल एंट्री इफ पीओडी बाय ए लिमिटेड इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट बाय ए लिमिटेड इज 2% एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, 6% सेकंड ईयर में, और थर्ड ईयर की निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड ईयर में तो पे कर या तो लॉस। सोल्यूशन क्या रहेगा, अपन टेबल बनाएंगे कि फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी क्या है। तो उसके लिए अपन को सेविंग का पीवी निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट 11% की दर से 11 8% की दर से जो लोअर रेट है उसके हिसाब से 8,000। सेविंग अपनी 3-3 हज़ार की हो जाएगी। पीवी अपन की रेट के लिए लेंगे अपन 11% विदाउट गारंटी वाली, ये निकल के आ जाएगी। तो ये अपनी फाइनेंशियल गारंटी की फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि स्पेशल ट्रांजेक्शन है। अब दूसरे केस में क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी एट द फर्स्ट ईयर एंड। फर्स्ट ईयर एंड पे अपन फेयर वैल्यू निकालेंगे, रीमेजर करेंगे। तो फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे, पीवी ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट लायबिलिटी, ये जो 3-3 हज़ार की इसकी पीवी क्या निकल के आएगी, 24-37, ये निकल के आएगी अपनी 2703 और 24-37। तो ये टोटल निकल के आ गया 5139। ठीक है, यहाँ पे आपको रिकैलकुलेट करेगा, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे टोटल कर दिया तो ये माइनस से मिस्टेक से मिस्टेक हो जाएगी, आपको दोबारा से कैलकुलेट करना है एट द ईयर एंड का। एक्सपेक्टेड लॉस आपका कितना है, 1 लाख का 2% तो 2,000 रुपये। विच एवर इज हायर, तो हायर क्या है 5139। ओके, अब अपन क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी एट द ईयर एंड कितना हो जाएगा, 7332 माइनस 5139, तो 2193 को इसको डिक्रिमिनाइज कर देंगे। कैसे करेंगे, फाइनेंशियल गारंटी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। फेयर वैल्यू ऑफ द गारंटी एट द ईयर एंड पे क्या करेंगे, फिर वो इसको फेयर वैल्यू निकालेंगे। 2703 तो इसकी पीवी निकल के आ गई, इंटरेस्ट सेवन की रिमेनिंग इंटरेस्ट सेवन, और 6% का डिफॉल्ट का मतलब 6,000 का हो जाता है। तो इस केस में अपन को क्या लेना है, 6,000 लेना है। तो अब 6,000 लेना है, लेकिन इसकी कैरिंग अमाउंट अभी क्या चली है अपनी, 5139 ही है। 6,000 अब डिफरेंस कितने का आ गया, 861 का। 861 इन द सेंस की अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी कम है पहले जो बनी हुई है गारंटी की वैल्यू। तो अब इसको बढ़ाना है, तो बढ़ाना है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल गारंटी 861 एट जनरल एंट्री एट द इफ बोरोवर डजंट डिफॉल्ट। अगर बोरोवर डिफॉल्ट नहीं करता है तो ये जो बचा 6,000 रुपये इसको पीएनएल में ले जाएंगे, फाइनेंशियल गारंटी अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। अच्छी बात। अगर मान लो बोरोवर डिफॉल्ट करता है, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो 10% को डिफॉल्ट करता है, मान लो 10,000 रुपये नहीं चुकाता है, 90,000 रुपये ही चुकाता है, तो उस केस में क्या एंट्री रहेगी, फाइनेंशियल गारंटी की वैल्यू कितनी, 6,000 तो पहले से ऑलरेडी अपने प्रोविजन बना रखा है, 4,000 का और पीएनएल में लॉस बुक कर देंगे, और टू बैंक अपन 10,000 रुपये कर देंगे। आशा करता हूँ ये आपको गारंटी की जो फाइनेंशियल गारंटी का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपन अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो मीनिंग एंड फीचर ऑफ डेरिवेटिव पहले सबसे पहले देख लेते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज फॉर परचेज और सेल ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकती है ऑन सर्टेन फ्यूचर डेट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टियों के बीच में, किसका, परचेज या सेल का। किसका, एक अंडरलाइंग एसेट होती है, कोई एक एसेट होती है ऑन ए सर्टेन फ्यूचर डेट, कोई एक फिक्स फ्यूचर डेट पे होता है और फॉर ए सर्टेन प्राइस। यहाँ पे सर्टेन फ्यूचर डेट भी फिक्स होना जरूरी है और सर्टेन प्राइस भी फिक्स होना जरूरी है। अंडरलाइंग एसेट कैन बी शेयर्स हो सकता है, करेंसी हो सकती है, अथवा कोई और आदि ऐसी चीजें, इन्वेंट्री जैसे कि मतलब जो होता है ना वस्तु बाजार, वायदा का बाजार, वो चीजें भी हो सकती है, कमोडिटी भी हो सकती है, शेयर्स, करेंसी, कमोडिटी कुछ भी हो सकती है। एग्जांपल ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये इनके कुछ एग्जांपल हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट डजंट हैव एनी वैल्यू ऑफ इट्स ओन। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का खुद ही कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन ये डेराइव करता है किससे, उसकी एसेट से, जो अंडरलाइंग एसेट जैसे शेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, कोई कमोडिटी हो गया, उसकी क्या वैल्यू चल रही है, बढ़ रही है, घट रही है, उसके उससे ये अपनी वैल्यू जनरेट करता है, अदरवाइज इसकी वैसे कोई वैल्यू नहीं होती है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर नो और लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी, या तो कोई भी आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, खर्च भी एकदम नॉमिनल अमाउंट से आपको खर्च करना पड़ता है और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, प्रीमियम पेड फॉर द परचेज ऑन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि नाम मात्र का होता है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड एज फॉलो। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को कैसे अपन सेटल करते हैं, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के केस में बाय फिजिकल डिलीवरी के थ्रू भी कर सकते हैं, और आल्सो कैन बी सेटल्ड ऑन द नेट कैश बेसिस, मतलब नेट प्रॉफिट जो हुआ वो लॉस वाला बंदा प्रॉफिट वाले बंदे को दे देता है। जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में सेटल्ड ऑन द नेट कैश ओनली, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नेट कैश में ही सेटल होता है। सेकंड है अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इफ इट इज ए पोटेंशियली फेवरेबल, मतलब अपने प्रॉफिट में है, तो फॉर द एंटिटी देन रिकॉग्नाइज डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट, तो इसको एसेट रिकॉग्नाइज कर दो, किस नाम से करोगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट के नाम से। अगर ये पोटेंशियली अनफेवरेबल है एंटिटी के लिए, तो देन रिकॉग्नाइज डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, आप रिकॉग्नाइज कर लो। इट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल अकाउंट। फेयर वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, एट इनिशियल रिकॉग्निशन इट इज जनरली कंसिडर्ड एज जीरो, लेकिन इफ देयर इज सम कॉस्ट, अगर आपने कोई कॉस्ट इनकर्ड करी है या प्रीमियम पे करा है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, देन दैट अमाउंट विल बी कंसिडर्ड एज अ फेयर वैल्यू पोटेंशियली फेवरेबल एट द ईच बैलेंस शीट डेट। अब हर बैलेंस शीट डेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट और कॉन्ट्रैक्ट डेट में जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी जो प्राइस में जो डिफरेंस आ रहा है, उस वैल्यू को आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। इफ द यील्ड रेट इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, देन कंसीडर द पीवी ऑफ द अबव अमाउंट एज फेयर वैल्यू।
अगर सपोज करो इंटरेस्ट रेट या यील्ड रेट अपन को दे रखी है, तो उस केस में पीवी निकालने के लिए अपन उसको कंसीडर करेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट डेट पे के अकाउंट पे? जनरली अगर कोई कॉस्ट नहीं है, कोई फेयर वैल्यू नहीं है, तो कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई प्रीमियम पेड करा या कोई कॉस्ट इनकर्ड करी है, तो उस केस में डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट अगर वो फेवरेबल है, तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ऑन ईच बैलेंस शीट डेट। डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट या डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी shall be shown at fair value. Fair value, so difference between the fair value of the DFA and या DFL on the balance sheet that recognized previously amount will be recognized as fair value gain or loss in the P&L account. अगर मान लो फेवरेबल है पोटेंशियल, तो गेन होगा, तो गेन होगा तो पीएनएल में जाएगा और एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो डेरिवेटिव डीएफए अकाउंट डेबिट टू पीएनएल हो जाएगा। अगर अनफेवरेबल है, पीएनएल टू डीएफएल हो जाएगा। अब सेटलमेंट की डेट को क्या करना है? इफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज सेटल्ड बाय द फिजिकल डिलीवरी। अगर सपोज करो फॉरवर्ड या ऑप्शन के केस में अगर आपको फिजिकल डिलीवरी के माध्यम से इसको सेटल करना रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द परचेज ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो आप परचेज करने के लिए किया था, यानी कि पुट ऑप्शन लिया था, कॉल ऑप्शन लिया था, तो उस केस में अंडरलाइंग एसेट क्या हो जाएगा? डिफरेंस डीएफएल यानी कि डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी इफ एनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डीएफएल। अगर मान लो डीएफएल का क्रेडिट डेबिट बैलेंस है, तो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ द डीएफएल कैरिंग अमाउंट से आ जाएगा, टू बैंक पेमेंट अमाउंट ऑफ द इनिशियली कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट, और ये कैरिंग अमाउंट से आ जाएगा। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट डेबिट हो जाएगी। अंडरलाइंग एसेट अकाउंट डेबिट डीएफएल, अगर इसकी कोई कैरिंग अमाउंट है तो वो डेबिट हो जाएगा। टू बैंक इतने से आप पेमेंट कर रहे हो वो, अगर इसका डेबिट बैलेंस है डीएफएल का, तो ये क्रेडिट हो जाएगा और ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, अब आपने सेल के लिए किया तो आपके पास पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। डीएफएल अगर कोई है तो वो डेबिट हो जाएगा टू अंडरलाइंग एसेट, क्रेडिट हो जाएगा टू डेफर्ड टैक्स फाइनेंशियल लायबिलिटी इफेक्ट। डिफरेंस इन द जनरल विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएनएल एज अ फेयर वैल्यू और गेन। अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आपने सेटल किया नेट कैश बेसिस पे, या तो आपके पास बैंक में पैसा आएगा, गेन हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीएफए, और लॉस हुआ तो डीएफएल टू बैंक अकाउंट हो जाएगा करके। अब अगला जो टॉपिक आता है वो अपना हेज अकाउंटिंग का आता है। जब एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड फॉर हेजिंग पर्पस, यानी कि किसी दूसरी आपको लॉस को हेज करने से, लॉस को हेज करना यानी कि लॉस को बचाने के लिए आपने कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, तो उसे हेज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और उस केस में एंटिटी हैज चॉइस टू अप्लाई हेज अकाउंटिंग फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द हेज। कैश फ्लो हेज, अब सब कैश फ्लो हेज क्या होता है? इन दिस हेजिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द फ्यूचर कैश फ्लो। हम फ्यूचर कैश फ्लो को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हेज करते हैं उसे कैश फ्लो हेज कहते हैं। जैसे कि हेजिंग थ्रू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिसिप्ट इन द फ्यूचर करेंसी, फॉरेन करेंसी ऑन द सेल ऑफ द गुड्स इन फ्यूचर। कोई गुड्स अपन फ्यूचर में सेल करने वाले हैं, तो पैसा भी अपन को फ्यूचर में आएगा, तो उसको जो वैल्यू ना गिर जाए, जो पैसा आने वाला है उसको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे? हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हेज्ड आइटम एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स इज अकाउंटेड एज पर द रेस्पेक्टिव इंड एस। जो जिस गुड्स का अपन ने हेज किया है वो तो उसके एस के हिसाब से अकाउंटिंग हो जाएगी। लेकिन हेजिंग जो अपना इंस्ट्रूमेंट है, एग्जांपल कोई अपन ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक बार नहीं करते, अगर कोई हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपने किया, इज अकाउंटेड एज पर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग, बट विद द फेयर वैल्यू गेन एट ईच बैलेंस शीट दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड टू कैश फ्लो एज रिजर्व अकाउंट। यानी कि ओसीआई में जाएगा इंस्टेड ऑफ पीएनएल। यहाँ अपन डायरेक्ट पीएनएल में नहीं ले जाएंगे, इसको ओसीआई में ले जाएंगे, कैश फ्लो हैज रिजर्व अकाउंट के नाम से। एंड इट विल बी रिक्लासिफाइड टू पीएनएल व्हेन हैज आइटम हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब वो हेजिंग अपने कंप्लीट हो जाएगी, तो अब उसको फिर पीएनएल में ले जाएंगे रिक्लासिफाई करके। अगला हेज आता है फेयर वैल्यू हेज। सर ये क्या हेज होता है? इन दिस हेजिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ एन आइटम। किसी आइटम की फेयर वैल्यू को मेंटेन बनाए रखने के लिए जो हेजिंग करते हैं उसे फेयर वैल्यू हेजिंग कहते हैं। जैसे कि हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर फेयर वैल्यू आफ्टर ईयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द डिबेंचर। डिबेंचर में आपने इन्वेस्ट किया और इसकी अगर फेयर वैल्यू कम होने का अगर आपको डर है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? हेजिंग कर सकते हैं। हेज आइटम इज अकाउंटेड एज पर द रेस्पेक्टिव इंडियस बट द फेयर वैल्यू बट द एनी फेयर वैल्यू और गेन्स बट एनी फेयर वैल्यू और गेन लॉस ऑन द सच हेज आइटम विल बी रिकॉर्डेड थ्रू द पीएनएल। यहाँ पे सीधा पीएनएल में ले जाएंगे। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इज अकाउंटेड एज पर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग। Hedge of the net investment in the foreign operation. In this hedge, hedging is done to protect the receipt in the foreign currency of the sale of the foreign operation by entity. Accounting similar to the cash flow hedge. Cash flow hedge की तरह ही होगा, ओसीआई में ले जाएंगे, फिर उसके बाद पीएनएल में क्लासिफाई कर देंगे। अगला पॉइंट आता है एम्बेडेड डेरिवेटिव। सर ये क्या चीज होती है? एम्बेडेड डेरिवेटिव, इन दिस डेरिवेटिव इज एम्बेडेड इन द नॉर्मल होस्ट और कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दो डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। डेरिवेटिव इज एम्बेडेड इन द नॉर्मल होस्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइनेंशियल लायबिलिटी, जैसे कोई लोन लिया फ्रॉम ए बैंक, और नॉन फाइनेंशियल आइटम भी हो सकता है, जैसे परचेज सेल ऑफ द गुड्स और पीपीई एक्सेट्रा। व्हेन होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डेरिवेटिव एम्बेडेड इन इट आर नॉट क्लोजली रिलेटेड, देन वी नीड टू सेपरेट द होस्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्बेडेड डेरिवेटिव टू डू देयर अकाउंटिंग सेपरेटली। अगर मान लो किसी ऐसे बंदे के साथ या ऐसी एंटिटी के साथ अपन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एम्बेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि वो क्लोजली रिलेटेड नहीं है, मतलब रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे? एम्बेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अलग करेंगे और होस्ट कॉन्ट्रैक्ट को अलग करेंगे उनकी अकाउंटिंग के लिए। जब होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट आर क्लोजली रिलेटेड होते हैं, देन देयर इज नो नीड टू सेपरेट देम, हेंस डू अकाउंटिंग ओनली फॉर होस्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली। जब
ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी रिलेटेड पार्टी के साथ होता है तो अपन को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, होस्ट कॉन्ट्रैक्ट की ही अपन अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है। पूरे को पूरे होस्ट कॉन्ट्रैक्ट मान के अपन अकाउंटिंग करेंगे। क्लोजली रिलेटेड का मतलब होता है इट इज एन a general practice in the market when host contract and embedded derivative is separated. Host contract is accounted as per the respective Indias, लेकिन derivative contract accounting होगी derivative contract accounting के जैसे। Following are the two cases of the derivative embedded in a normal host contract. Prepayment option on the loan taken from the bank. बैंक से आपने लोन लिया, उसमें क्या है, आपके पास प्रीपेमेंट ऑप्शन है। तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या हो गया, प्रीपेमेंट अपने पास ऑप्शन है। देयर आर नॉट These are not closely related if prepayment amount is not approximately equals to the carrying amount of the loan taken from the bank. Prepayment option exercise date. परचेज और सेल ऑफ गुड्स के केस में पीपी इन द फॉरेन करेंसी। होस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, परचेज और सेल ऑफ द गुड्स और पीपी हो सकता है। एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इन द फ्यूचर करेंसी। अब इसमें फ्यूचर करेंसी की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड if the transaction is entered in a currency which is foreign currency for both parties of the transaction. Accounting treatment if they are not closely related. Host contract purchase or sale of the goods or PP recognize purchase or sale of the goods PP on the purchase date or delivery date as per the respective Indias at amount equivalent in the company's currency using the currency forward rate of the purchase or sale delivery on the contract date. Contract date का जो forward rate है करेंसी का, उस पर अपन उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और एम्बेडेड डेरिवेटिव का तो उसमें डेरिवेटिव अकाउंटिंग लगा देंगे। कॉन्ट्रैक्ट डेट पे कोई एंट्री नहीं होगी। रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट और डीएफएल अपन इसको रिकॉग्नाइज करेंगे किस पे, फेयर वैल्यू पे करेंगे ऑन इन बैलेंस शीट डेट बाय द कंपेयरिंग करेंसी फॉरवर्ड रेट ऑफ द परचेज सेल डेट। रिकॉग्नाइज कर देंगे फेयर वैल्यू गेन और लॉस ऑन द डीएफए डीएफएल ऑन द परचेज और सेल ऑन द डिलीवरी डेट। आल्सो फाइनली द ट्रांसफर ऑफ द डीएफए डीएफएल बैलेंस टू द डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट ऑन द परचेज और सेल ऑफ द डिलीवरी डेट। जनरल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, फॉर परचेज ऑफ द गुड्स परचेज पीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, फॉर सेल ऑफ द गुड्स डेटर टू सेल। रेगुलर वे परचेज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। रेगुलर वे का मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट अपन को जब अप्लाई करना है जब एक फाइनेंशियल एसेट इज परचेज ऑन ए डेट। कौन सी डेट, ट्रेड डेट पे, बट इट इज अ सेटलमेंट। कोई एक पर्टिकुलर डेट पे आपने परचेज किया लेकिन उसका जो सेटलमेंट है यानी कि जो पेमेंट है विल बी डन ऑन द फ्यूचर डेट, मतलब सेटलमेंट डेट पे आपको इसका पेमेंट करोगे। टू अप्रोच इसमें अप्लाई होती है फॉर अकाउंटिंग ऑफ द परचेज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट इज अवेलेबल इन दिस केस। ट्रेड डेट अकाउंटिंग, रिकॉग्नाइज करना है फाइनेंशियल एसेट को ऑन ट्रेड डेट इटसेल्फ एट इट्स फेयर वैल्यू। ट्रेड डेट पे जो फेयर वैल्यू है उस दिन उसको रिकॉग्नाइज कर लो। फाइनेंशियल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल्स, टू पेबल्स अकाउंट। नेक्स्ट है ऑन सेटलमेंट के केस में तो एंट्री अपनी होगी फाइनेंशियल अकाउंट डेबिट टू पेबल अकाउंट। ऑन सेटलमेंट डेट फाइनेंशियल एसेट आर रिकॉग्नाइज एज पर द एक्विजिशन कॉस्ट मेथड या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या एफवीटीपीएल मेथड, जो सा भी अपना जो एप्लीकेबल होगा उस मेथड से अपन उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ऑन सेटलमेंट डेट पे अकाउंटिंग क्या होगी, पेबल अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, क्योंकि अपन उसका केस पेमेंट करेंगे। दूसरी एंट्री होती है सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग। उस केस में क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल एसेट ऑन सेटलमेंट डेट ओनली। जो ट्रेड डेट है उसके दिन कोई एंट्री नहीं करेंगे। इफ एक्विजिशन कॉस्ट मेथड फॉलोड किया तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ट्रेड डेट की फेयर वैल्यू जो थी वो उस डेट की फेयर वैल्यू लेनी है और ट्रेड डेट का फेयर वैल्यू ही टू बैंक अकाउंट लेना है। अगर मान लो एफवीटीओसीआई फॉलो कराया तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट यानी कि सेटलमेंट डेट की जो फेयर वैल्यू है एफवीटीओसीआई के केस में सेटलमेंट डेट की फेयर वैल्यू आ जाएगी टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। डिफरेंस इन द जनरल एंट्री विल बी द फेयर वैल्यू गेन और लॉस रिकॉग्नाइज इन द ओसीआई। एफवीटीवीएल फॉलो करते हैं तो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक सेटलमेंट डेट की फेयर वैल्यू ले लेंगे। ट्रेड डेट और डिफरेंस जो होगा वो पीएनएल में ले जाएंगे और इस ओसीआई के केस में ओसीआई में ले जाएंगे। अब तक अपन ने देख लिया कि फाइनेंशियल एसेट एक्वायर करते हैं या फाइनेंशियल लायबिलिटी इनकर्ड होती है तो क्या एंट्री होती है। अब रिक्लासिफिकेशन अपन इनका देखेंगे। तो अब हमें इनका रिक्लासिफिकेशन करना है। तो फाइनेंशियल एसेट्स आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड ऑन चेंज ऑफ द इंटेंशन। जैसे सपोज करो पहले मेरा ट्रेडिंग पर्पज के लिए मैंने लिया था, अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको होल्ड करूंगा एज इन्वेस्टमेंट पर्पज है, तो उस केस में हम उसको रिक्लासिफाई करेंगे। रिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज डन एज फॉलोज। अगर टू एसीएम मेथड, अगर एक्विजिशन कॉस्ट टू एक्विजिशन नो ट्रीटमेंट। अगर एक्विजिशन कॉस्ट मेथड को आज से आप अगर एफवीटीओसीआई मेथड में आप चेंज कर रहे हो तो मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन द रिक्लासिफिकेशन डेट एंड द फेयर वैल्यू गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज इन द ओसीआई। एफवीटीओसीआई के केस में जो गेन और लॉस होगा उसको ओसीआई में ले जाएंगे। एफवीटीपीएल के केस में उसको पीएनएल में ले जाएंगे और रिक्लासिफिकेशन उसी फेयर वैल्यू पे होगा। लेकिन एफवीटीपीएल से एक्विजिशन कॉस्ट मेथड में जाते हैं तो फेयर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ द रिक्लासिफिकेशन। रिक्लासिफिकेशन की डेट पे जो फेयर वैल्यू है उस पर उसको मेजर करेंगे और जो डिफरेंस होगा वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है। एफवीटीओसीआई के केस में क्या होगा, एफवीटीपीएल से एफवीटीओसीआई के केस में जो गेन और लॉस होगा वो पीएनएल में चला जाएगा और रिक्लासिफाई हमेशा फेयर वैल्यू पे होगा। किसकी डेट को, रिक्लासिफिकेशन की डेट को। लेकिन एफवीटीओसीआई से एक्विजिशन कॉस्ट मेथड पे जाते हैं तो मेजर्ड एट अ फेयर वैल्यू नहीं, इस केस में एफवीटीओसीआई से अगर एक्विजिशन कॉस्ट मेथड पे जाते हैं तो उस केस में आपको मेजर करना पड़ेगा उसकी ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। फॉर दिस आल्सो द रिजर्व एनी बैलेंस इन द फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट टू द फाइनेंशियल एसेट अकाउंट, मतलब जो रिजर्व रहता है गेन और लॉस को फाइनेंशियल वैल्यू रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे।
जो फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट बना था एफवीटी ओसीआई मेथड के अंतर्गत, उसको भी अपन फाइनेंशियल एसेट में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर एफवीटी ओसीआई से आप एफवीटीपीएल में जा रहे हो तो मेजर्ड एट अ फेयर वैल्यू ऑन द क्लासिफिकेशन डेट एंड फेयर वैल्यू गेन और लॉस इज रिकॉग्नाइज इन द पीएनएल, आल्सो ट्रांसफर एनी बैलेंस इन द एग्जिस्टिंग फेयर वैल्यू रिजर्व अकाउंट टू द पीएनएल। देखो समराइज कर दें, एक्विजिशन कॉस्ट मेथड से अगर एफवीटी ओसीआई में आप जा रहे हो तो उसके इसमें फेयर वैल्यू अपन को लेना है, उसमें मेजर करना है किस डेट को, रिक्लासिफिकेशन डेट को, और गेन और लॉस जो जाता है उसको ओसीआई में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन एसीएम टू एफवीटीपीएल जा रहे हो तो गेन और लॉस को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। एफवीटीपीएल से एक्विजिशन कॉस्ट मेथड में जा रहे हो तो उस केस में भी आपको फेयर वैल्यू लेनी है और जो गेन और लॉस होता है उसको पीएनएल में ले जाएंगे। लेकिन एफवीटीपीएल से अगर आप ओसीआई में जा रहे हो तो उस केस में भी आपको गेन और लॉस को पीएनएल में ले जाना है। सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है एफवीटी ओसीआई से। एफवीटी ओसीआई से एसीएम में जा रहे हो तो आपको ओरिजिनल जो कॉस्ट है उस पर आप मेजर करेंगे और जो फेयर वैल्यू गेन का जो रिजर्व होता है उसको भी आप फाइनेंशियल एसेट में ले जाओगे। और दूसरा, अगर एफवीटी ओसीआई से आप एफवीटीपीएल में जा रहे हो तो आपको उस केस में फेयर वैल्यू भी मेजर करना पड़ेगा और जो गेन और लॉस होता है उसको एफवीटीपीएल में ले जाना है और जो रिजर्व है उसको भी पीएनएल में ले जाना है। तो आशा करता हूँ ये रिक्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अब इंडिया 110 यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कैसे शो करोगे, दिस इंडिया, ठीक है। तो ये अपना जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है रिवीजन है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट जो क्लास चलेगी वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, कंसोलिडेशन वाला लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं अगला जो अपनी क्लास होने वाली है वो कंसोलिडेशन पे ही होगी, उसका हम रिवीजन करेंगे। तो आशा करता हूँ कि जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो आपको समझ में आया होगा और अकाउंटिंग भी आपको क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।